if you want to show compulsion in present, past and future, and you don't know how to use have to, has to, had to and will have to also, and you don't know how to use models to show your mentality, to show your mood, then I guarantee you this video is only for you. Okay, so hello everyone, I'm SK Srivastav from the Best English Classes. Actually, you know very well about it that it's the 5th day of spoken English. Okay, but before starting the class, I want to say to you one thing, that if you have visited over here at first time, then please subscribe my channel and hit the bell icon to get all kinds of notification. Okay, now without any further delay, let's start the class. Okay, तो आज के क्लास में हम सारे बच्चे काम करने वाले हैं कि कंपल्सन का मतलब होता मजबूरी, जरूरी। वह ज़रूरी या मजबूरी हो सकता है आपके प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कहीं का भी होगा, तो कायदे से आप इसे बता सकते हैं आज के बाद से। ओके, तो आइए हमारा कहानी क्या कहता है। सो हमारा कहानी ये हुआ, सबसे पहले मैं आप तमाम जनता के सामने यहाँ शो अप करना चाहूँगा, यहाँ दिखाना चाहूँगा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को। वो हमारा क्या कंपल्सन, मैंने यहाँ कायदे से क्या लिखा, COMPULSION, कंपल्सन। बाबूजी, इस कंपल्सन का दो मीनिंग होता है, इस कंपल्सन का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा, ओ हो, एक मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा जरूरी, ये रहा हमारा जरूरी, और ये रहा हमारा मजबूरी। आई बात समझ में, जरूरी और मजबूरी, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, जरूरी या मजबूरी। ठीक है, तो आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। कंपल्सन जिसको आप बोलना चाहते हो कि जो आपका कंपल्सन है, ये जो आपका कंपल्सन है, ऐसा हो सकता है कि ये प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। किसी काम का ज़रूरी या मजबूरी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ कायदे से क्या लिखा, जरूरी, और आपने यहाँ क्या लिखा, मजबूरी। अब आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। मैंने अब आपके लिए एक छोटा सा काम यहाँ पे क्या किया है, ये किया है। देखिए, इस कंपल्सन को दिखाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है इस हैज या इस हैव। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा हमारा हैज और ये रहा हमारा क्या, हैव, और ये रहा हमारा क्या, टू। हैज हैव टू का आप यूज करते हैं क्या शो करने के लिए, कंपल्सन। कंपल्सन का मीनिंग अपने आप में क्या होता है वो आप जानते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हैज और ये हैव जो हम यूज करेंगे, तो ये कंपल्सन जरूरी या मजबूरी कहाँ दिखाएगा। तो आपको पता है आपका जो ये हैव है, ये वर्ब का 5th फॉर्म है, ये वर्ब का 5th फॉर्म है, और जो आपका हैव है ये वर्ब का 1st फॉर्म है। अरे बोलो ना, हाँ है कोई दिक्कत। और आप कायदे से जानते हैं कि वर्ब के 1st फॉर्म को आप बोलते हो प्रेजेंट, वर्ब के 1st फॉर्म को आप क्या बोलते हो, प्रेजेंट, और वर्ब का जो 5वां रूप होता है आप इसको भी कायदे से कहने की कोशिश क्या करते हो, प्रेजेंट। मतलब समझ में आया कि जब आप कंपल्सन ज़रूरी या मजबूरी को दिखाना चाहते हैं प्रेजेंट में, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखा है हैज़ या हैव के बाद क्या लिखा है मैंने, टू। अब आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। अब इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये बात आएगा कि सर किस टाइप का सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है जिससे हम कहने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रूरी है या मजबूरी है। तो जब किसी वाक्य के अंत में ना आएगा या पढ़ता है पढ़ती ही आएगा, तो वहाँ पे आप समझेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देके बता रहे हैं,
मुझे पढ़ना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे आपको बुलाना है, मुझे उसे इनवाइट करना है, मुझे खाना खाना है। या आप ये बोल सकते हैं मुझे खाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे उससे बात करना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे अपना कपड़ा खुद साफ करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ये सब क्या है आपकी ज़रूरी है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि पढ़ना मेरी मजबूरी है, या पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है, वहाँ जाना मेरी मजबूरी है, या इस काम को करना मेरी मजबूरी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कायदे से इस स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट कंपल्सन विल बी इन प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर वह कंपल्सन आपके प्रेजेंट टेंस में होगा तब, ठीक है। अब आप आ जाओ, इस महफिल को लेके आगे आते हैं और हम सबसे पहले इस पर बेसिस आपके लिए बनाते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, सॉरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने इसके लिए जो स्ट्रक्चर लिखा है बाबूजी वो क्या हमारा है, पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अरे बोलो ना, हाँ, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका हैव, और यहाँ लिखा आपने हैज, ये रहा आपका टू, सॉरी ये रहा आपका टू, यहाँ लिखा आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये रहा आपका स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? अब इस कहानी को लेके आगे आ जाए। देखिए, अब एक बात आप जान जाओ, आपको तो पता है कायदे से, इस बात को तो आप जानते हो कि आपका ये जो हैव है ये अपने आप में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और आपके जो हैज है ये आपका अपने आप में क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये वर्ब का, ये क्रिया का पांचवा रूप है और ये आपका पहला रूप है। और मुझे लगता है कि इतनी समझ तो आपके पास होगी, इसमें किसी प्रकार के कोई शक की बात क्या नहीं है। कहिएगा सर कि इस बात को आप बार बार क्यों कह रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये नेचर में हमेशा होता है प्लूरल। इसका मतलब ये समझ में आया, जब दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट का नेचर होगा प्लूरल, देन दैट कंडीशन you have to use first form of the verb, and if the nature of given if the nature of given subject is singular, और अगर दिए गए सब्जेक्ट का जो नेचर होगा वो हमारा होगा सिंगुलर, तो कायदे से आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे वो आपका पांचवा रूप। तो इतनी समझ तो आपके पास है ही। अब आप आ जाओ, हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल सिंगुलर। चलिए पहले हम बात करते हैं, जैसे क्या लिखा आपने, मुझे खाना पड़ता है, तो आई हैव टू ईट। एक बात आपसे करते पहले, आपका जो हुआ प्लूरल सब्जेक्ट ये क्या होगा हमारा, ये आई है, ये वी है, ये यू है, ये दे है, ये सब के सब हमारा क्या है, प्लूरल है। अरे बोलो ना हाँ। और कायदे से अगर हम बात करें आपसे तो एक बात आपको समझ में आने वाला है कि आपका ये रहा ही, ये ही है, ये सी है, ये इट है, या एनी वन नेम, ही सी इट या एनी वन नेम। और यहाँ पे टू नेम, जब आप यहाँ पर दो गो नाम को जोड़ोगे कंजंक्शन एंड से, जैसे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, तो इस प्रकार का जो आपका सब्जेक्ट है वो आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के कैटेगरी में, ठीक है। और इसके बारे में तो आप जानते ही हो। अब आइए आपसे आगे बात करते हैं। देखिएगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे आपके साथ मिलकर के करने वाले क्या प्रैक्टिस। आपने क्या कहा, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मोहन को यहाँ आना पड़ता है, मोहन हैज़ टू कम हियर। मेरे लिए यह काम करना जरूरी है, आई हैव टू डू दिस वर्क। या मुझे यह काम करना है तो आई हैव टू डू दिस वर्क। यह काम करना मेरी मजबूरी है तो आई हैव टू डू दिस वर्क। आई बात समझ में? आप ऐसे बोल सकते हैं, सीता को यह काम करना पड़ता है तो सीता हैज़ टू डू दिस वर्क। सीता को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, सीता हैज़ टू लर्न इंग्लिश। मेरे पिताजी को वह काम करना पड़ता है, माई फादर हैज़ टू डू दैट वर्क। मेरी माँ को खाना बनाना पड़ता है, माई मदर हैज़ टू कुक फूड। आई बात समझ में?
कोई परेशानी की बात है क्या? मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे यहाँ आना पड़ता है, आई हैव टू कम हियर। मुझे आपसे बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक टू यू। आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे मेरे क्लास में जाना पड़ता है, आई हैव टू गो इन माई क्लास। मुझे आपके यहाँ आना पड़ता है, आई हैव टू कम टू यू। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस प्रकार के सेंटेंस को आप कायदे से बना सकते हैं और आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी होने वाला क्या है नहीं है। तो आप आ जाओ। अब आपने यहाँ क्या लिखा है? सो आपने यहाँ क्या लिखा है कायदे से? आपने लिखा है बच्चों देखिएगा, आपने लिखा है क्या? मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, 1 मिनट में एक छोटा सा काम कर सकता हूँ क्या? चलिए आ जाओ भैया जी। अरे आ जाओ, नहीं आने वाला ऐसा मुझे लगता है। चलिए फिलहाल इतना से भी काम हमारा चलेगा। तो आपने अब यहाँ पे क्या लिखा? अब आप यहाँ पे कायदे से समझने का काम क्या करने वाले हैं? मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, आपको अभ्यास करना पड़ता है। यू ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमारा आएगा हैव, इसके बाद हमारा क्या होगा? टू। तो यू हैव टू प्रैक्टिस। आगे बात कीजिएगा, मुझे वहाँ जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो देयर। फिर आपने क्या लिखा? उसे यहाँ आना पड़ता है, शी हैज़ टू कम हियर। फिर आपने यहाँ क्या लिखा? उन लोगों को वाक्य बनाना पड़ता है। आपने यहाँ कायदे से क्या लिखा? उन लोगों को वाक्य बनाना पड़ता है तो दे हैव टू मेक सेंटेंसेस। मुन्ना सर, एक्चुअली आई एम टेकिंग द क्लास, दैट्स व्हाई आई एम बिजी। ओके, अभी हम क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद करते बात, ठीक है? पढ़ा रहे भी सर। तो आपने यहाँ क्या लिखा कायदे से बच्चों? अब हम इस कहानी को लेके आगे आते हैं। ये कहानी हमारा आगे आ गया। आ जाओ भैया जी। मुझे सुबह में जल्दी जगना पड़ता है। आपने यहाँ क्या लिखा कि मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है तो आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और प्रतिदिन तो एवरीडे। तो इस तरीके से आपका जो कंपल्सन है, ज़रूरी है या मजबूरी है, आप इसे कायदे से क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो, ठीक है? हेलो हेलो, अभी पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, क्लास लाइव अभी हम हैं, कुछ देर के बाद करें कॉल बैक, ठीक है सर? ठीक है। तो बच्चों हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है, ऐसा मेरा मानना है। ये बात तो आप समझ चुके हैं। अब कायदे से एक छोटा सा काम करो आप। ये रहा हमारा कहानी। अब इसी काम को हम करना चाहते हैं पास्ट में। आपकी जो ज़रूरी थी, आपके लिए जो क्या था जरूरी या मजबूरी, अब वह कहाँ आएगा? अब वो कहाँ आएगा? पास्ट में आएगा। तो आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कायदे से, इस बात को आप जानते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है कि इतनी समझ तो आपके पास होगी ही कि जहाँ बात पास्ट की होगी वहाँ लगाएंगे आप वो आपका सेकंड फॉर्म रेशियन हो, और आपका जो हेड है ये अपने आप में क्या है? वो आपका सेकंड फॉर्म है। अब हम चाहते हैं कि इसको समझा रहे हैं तो एक छोटा सा काम आपके लिए कर ले। जैसे अगर हम हैव के फॉर्म के बारे में बात करें तो आपने यहाँ कायदे से क्या लिखे बाबूजी? ये रहा हमारा हैव, ये रहा हमारा हैड, यहाँ भी लिखा आपने हैड, ये रहा हमारा हैविंग, ये रहा हमारा क्या? हैविंग। चलिए, और यहाँ लिखा आपने हैज। आगे बात कीजिएगा, देखना पड़ता है स्क्रीन में कि कहाँ तक विजिबल है। अब ये रहा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा सेकंड फॉर्म, ये रहा हमारा थर्ड फॉर्म, इसे आपने कहा फोर्थ फॉर्म, और इसे आपने कहा वर्ब का 5वां रूप। अब आपको कायदे से एक छोटा सा काम करना होगा। काम क्या करना होगा आप वो समझिएगा। V1 को आप क्या बोलते हो? तो V1 को तो आप बोलते हो प्रेजेंट, इतनी समझ तो आपके पास होगी ही। अब यहाँ लिखा आपने V2, जिससे आपने क्या कहा? पास्ट कहा है। रेशियनो, जो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है V2, वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? पास्ट है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो हेड लिखा हुआ है और इससे आप बोलते हैं परफेक्ट, ऐसा क्यों? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका ये हेड, इस हेड के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा,
इस हेड के जस्ट पहले सब्जेक्ट है, जस्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या है, V2 है। ठीक है, और जब इस हेड, हम बात कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जब इस हेड के बाद एक और हेड आ गया, इसका मतलब हुआ कि ये हेड हमारा हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हमारा क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। हालांकि इसका जीरा हम करेंगे और टेंस के क्लास में, फिलहाल आप इतना समझ जाओ कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कहीं भी आता है तो बिना हेल्पिंग के आता है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एट एवरीवेयर विदाउट द हेल्पिंग वर्ब। ओके, लेकिन जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, third form of the verb never used without a helping verb at everywhere in a sentence। लेकिन जो verb का थर्ड फॉर्म होता है, ये सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो बिना हेल्पिंग का क्या होगा, नहीं आएगा। आई बात समझ में? अब कायदे से आपको क्या समझना है वो गौर कीजिएगा। अब एक बात आपको जानना है, जानना क्या है आप वो समझ जाओ। बच्चा पार्टी जिस तरीके से आपने देखा था, इसमें बात करते हैं। आपने देखा था कि ये जो हमारा, आपने देखा था कि ये जो हमारा, ये हमारा हैव है, और यहाँ जो लिखा था आपने हैज, तो ये था हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये था हमारा वर्ब का सेकंड, सॉरी पांचवा फॉर्म आपने कहा था, फिफ्थ फॉर्म कहा था आपने। तो इसे तो आप बोलते हो क्या, प्लूरल? अरे बोलो ना हाँ। इसे आपने कायदे से क्या कहा, प्लूरल, लेकिन इसे आपने क्या कहा, आपने इसे कहा सिंगुलर। अब एक छोटी सी बात आप समझ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर जब हम कंपल्सन को दिखाने का काम किए थे प्रेजेंट में, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का जो संख्या था वो तो 2 था। एक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, दूसरा हमारा क्या था, पांचवा रूप था, फिफ्थ फॉर्म था, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक ही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आइए मिलके बात करते हैं। आपका ये जो हेड है, जानते हैं क्या है? इसे हम कहते हैं V2, और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो V2 होता है, आपको जो V2 होता है, इसे हम कायदे से कहते हैं चार्जलेस। इसे हम कायदे से क्या कहते हैं, अरे बोलो ना, इसे हम कहते हैं चार्जलेस। चार्जलेस का मतलब होता है इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब इसको सब्जेक्ट के नेचर से किसी प्रकार का कोई फर्क क्या होता नहीं पड़ता। इज इट ओके? लिसन टू मी। चार्जलेस का मतलब हो गया, जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि V1 पर चार्ज किसका है, इसका है। ठीक है, इस पर चार्ज किसका है, वो इसका है। उसी तरीके से इस पर चार्ज किसी का नहीं है। मतलब बोथ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट का आप यूज कर सकते हैं इस V2 के साथ। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम कहानी को लेके आगे आते हैं। बात मतलब कि ध्यान देंगे। अब आपने यहाँ क्या लिखा है, आपने यहाँ लिखा है, या पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। मुझे यह काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू दिस वर्क। मुझे आपसे बात करना पड़ता था, आई हैड टू टॉक टू यू। मुझे आपसे मिलना पड़ता था, आई हैड टू मीट यू। ठीक है, फिर आप बोल सकते हैं कि पढ़ना मेरी मजबूरी थी, तो आई हैड टू स्टडी या रीड। यह काम करना मेरी मजबूरी थी, तो आई हैड टू डू दिस वर्क। तो करना या करना पड़ता था या ज़रूरी या मजबूरी कहीं भी आएगा पास्ट में, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। आपने यहाँ क्या लिखा है कि मुझे वहाँ जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो देयर। मुझे पढ़ाना पड़ता था, तो आई हैड टू टीच। मुझे वाक्य को बनाना पड़ता था, तो आई हैड टू मेक सेंटेंसेस। इस तरीके से पास्ट में अगर दिखाना होगा आपको किस चीज़ को, कंपल्सन को, तो आप कायदे से दिखा सकते हैं। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि पढ़ना मेरी मजबूरी थी, यह काम करना मेरी मजबूरी थी, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे अपना काम खुद करना पड़ता था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, मुझे प्रतिदिन 5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, मुझे मेरे मम्मा को हेल्प करना पड़ता था। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो हैड के साथ आपका आएगा टू, और आप अपना कंपल्सन दिखा सकते हैं पास्ट में। ठीक है, अब आप इस कहानी को लेके आगे आ जाओ। यही कंपल्सन अगर आपका आएगा फ्यूचर में, तो आप क्या करेंगे? आपको तो पता है कि जब आप चाहते हैं बनाना फ्यूचर, तो सबसे पहले आपको नीड किसका होता है बाबूजी?
इस सेल का या व्हील का, ठीक है। अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं दोनों का, अगर ना चाहे तो इसका मत कीजिए और इसका कीजिए हर जगह। हालांकि ऐसा आपके बुक में लिखा गया हुआ है कि आपका जो सेल है ये आई और वी के साथ में आता है। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउंस है उसके साथ हमारा क्या आता है, सेल इन जनरल सेंस। और जो आपका विल है ये हमारा आता है, will is used the pronouns of second person and third person, मतलब कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो हमारा प्रोनाउंस है उसके साथ हम यूज करते हैं क्या, will को इन जनरल सेंस। लेकिन जब हम इसी चीज को बनाते हैं एम्फैटिक सेंस में, तो एम्फैटिक में बनाने के लिए जहाँ सेल था वहाँ will आ जाएगा, जहाँ will था वहाँ सेल आ जाएगा। एम्फैटिक का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, किसी बात पे जोर देना, ठीक है। अब आप कहानी को लेके आगे आ जाओ। हाँ, तो मैंने, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में लिखा गया है हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी क्या है नहीं है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर कंपल्सन in future tense, then you will have to use this structure. Okay, now we will start and we will make some sentences on the basis of this structure only for you. Okay, so listen to me very carefully. अब आपने यहाँ क्या लिखा, अब हम इसके जस्ट पहले, ये हमारा क्या रहा बाबूजी, ये रहा हमारा वेल। आपने यहाँ लिखा कायदे से क्या, हैव, यहाँ लिखा आपने टू, और इसके जस्ट बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हैव टू हो गया, यहाँ हमारा आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप दिखाएंगे कंपल्सन को, लेकिन वह कंपल्सन हमारा कहाँ होगा, तो होगा हमारा फ्यूचर में। अब अगर आप चाहें तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं। काम क्या करने वाले हैं वो सुनिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर आपने प्रेजेंट में यूज किया था किसका, इस हैज का भी, किसका, इस हैव का भी। आपने पास्ट में यूज किया था इस हैड का, लेकिन अगर कायदे से बात करें तो फ्यूचर में आपने इसे छोड़ दिया, एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट you are using only have just before will। आखिरकार क्या रीजन है कि आपने हैज को और आपने हैड को छोड़ दिया और केवल हैव का इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों किया आपने। तो as we all know, modals always take first form of verb after it। आपका जो मॉडल्स है वो अपने तुरंत बाद केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेता है। और आप जानते हैं आपका जो हैज है ये वर्ब का 5वां रूप है, आपका जो हैड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो आपका हैव है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आपका जो विल है ये अपने आप में क्या है, अरे बोलो ना, ये अपने आप में क्या है, मॉडल है। और इसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए आप यहाँ पर न इसका इस्तेमाल किए हैं और न इसका किए हैं, केवल आपने किसका इस्तेमाल किया, इस हैव का। मेरा मानना है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, किसी प्रकार की समस्या की बात क्या है नहीं है, अरे बोलो ना हाँ। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है। चलिए अब मैं बनाने वाला हूँ, एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ है एक स्क्रीन लगा हुआ है, तो हम जो लिख पा रहे हैं, हम जो लिखते हैं वह विजुअल कहाँ तक हो पाता है उसको देखना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं। अब आपने यहाँ क्या लिखा बच्चों, हाँ अब हम यहाँ बात करते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँ नाजीना, हाँ अब आप यहाँ बात करने वाले हो, आप यहाँ क्या बात करने वाले हो वो सुनिएगा। जैसे मुझे यह काम करना पड़ेगा, I will have to do this work। मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, I will have to teach you। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, I will have to go there। मुझे आपको बुलाना पड़ेगा, मुझे आपको बुलाना पड़ेगा। तो I have to call you। मुझे इस काम को करना पड़ेगा, I will have to do this work। मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, I will have to live here। मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा, I will have to stay there। मुझे सीता को पीटना पड़ेगा,
आई विल हैव टू बीट सीता, मुझे मेरी माँ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आई विल हैव टू इन्फॉर्म माई मदर, मुझे मेरे पिताजी के साथ मार्केट जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू मार्केट विद माई फादर। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को वाक्यों को बनाना पड़ेगा, तो दे विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। उन लोगों को गाना सुनना पड़ेगा, दे विल हैव टू लिसन म्यूजिक। मुझे